Today we're going to start our new topic which is immunology and the whole chapter will be covered in three lectures. So आज जो हम पढ़ेंगे that is lymphoid structures. So जितने भी immune system organs हैं they are broadly classified into two. So one there are primary lymphoid organs and others are secondary lymphoid organs. So primary lymphoid organs में सिर्फ दो organs आते हैं. One is the bone marrow एंड द अदर वन इज़ थाइमस. इसके अलावा जितने भी ऑर्गन्स रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम दे आर ऑल सेकेंडरी लाइक स्प्लीन, लाइक lymph nodes, like Peyer's patches, like appendix, like adenoids or tonsils, etc. So primary organs they are only two, bone marrow and thymus. जब हम bone marrow को स्टडी कर रहे थे इन hematology हमने देखा था कि it has hematopoietic stem cells. The hematopoietic stem cells they are going to divide or differentiate into myeloid and lymphoid stem cells. So basically when they differentiate into lymphoid stem cells they are going to produce B cells and the T cells. So we can say that the production of the cells, immune cell की जो production है it lies with the bone marrow. तो ये ड्यूटी है बोन मैरो की. अपार्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ द सेल्स इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैचुरेशन ऑफ बी सेल्स. सो बी और टी दोनों सेल्स को प्रोड्यूस करना है बोन मैरो ने और इस बी सेल्स को मैच्योर भी करना है बोन मैरो ने. सो इवेंचुअली थाइमस के पास सिर्फ एक ही काम बच जाता है विच इज़ मैचुरेशन ऑफ द टी सेल्स. सो टी फॉर थाइमस ऑफ कोर्स, तो थाइमस ने टी सेल की मैचुरेशन भी करनी है. जितने भी सेकेंडरी ऑर्गन्स हैं फिर उनका क्या काम है. सो इवेंचुअली ऑल ऑफ दीज सेकेंडरी ऑर्गन्स इनका काम है टू प्रोवाइड दी प्लेइंग फील्ड. अब इसका क्या मतलब है. इसका मतलब ये है these organs allow these cells to interact with the antigen. So इन cells का जो interaction है it is due to the secondary organs. So primary organs का काम है production and then mature करना. secondary organs का काम है कि इन cells को antigens के साथ interact करवाना. So one by one हम इनकी details देख लेते हैं. So first of all है thymus. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी कि थाइमस की लोकेशन क्या है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो ये एनाटमी के एतबार से भी पूछा जा सकता है. सो द लोकेशन ऑफ थाइमस इज़ बेसिकली एंटीरो सुपीरियर मीडियास्टिनम. सो इट इज़ लोकेटेड इन द मीडियास्टिनम. अपार्ट फ्रॉम दैट इसका फंक्शन ऑलरेडी आपने देख लिया कि इसका फंक्शन है टी सेल डिफरेंशिएशन and maturation. So embryologically derive कहाँ कैसे होता है ये थाइमस, किस जामलेट से ड्राइव होता है. सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स एज वेल. सो एम्ब्रियोलॉजिकली अगर देखा जाए तो इट इज़ ऑफ डुअल ओरिजिन. अब डुअल ओरिजिन कैसे है कि इट हैज़ थाइमिक एपिथेलियम which is derived from the third pharyngeal pouch. और अगर हम इसको जर्म लाइंस के हिसाब से देखें सो इट इज़ derived from the एंडोडर्म. इसके अलावा देर आर थाइमिक लिम्फोसाइट्स. अब ये थाइमिक लिम्फोसाइट्स आर बेसिकली द immature T cells that are coming from the bone marrow. So as with their relation to the bone marrow, they are basically mesodermal in origin. So thymus is derived from mesoderm as well as endoderm. But of course, if we're talking about the thymic epithelium, it is derived from the endoderm. So moving one step further, as with any organ, thymus has a cortex and a medulla. So cortex से याद रखें, the cortex is dense and it contains immature T cells. जबकि medulla it is
pale and it contains mature T cell. जस्ट अंडरस्टैंड कि जैसे कोई चीज़ जो है ना वो घिसती है, यूज़ होती है और फिर इमेच्योरिटी से मेच्योरिटी की तरफ जाती है. सो उससे इसको याद रख लें कि कॉर्टेक्स दो इट इज़ डेंस, इट हैज़ इमेच्योर टी सेल्स, और जब काम कर करके इट बिकम्स पेल एंड इट बिकम्स मेच्योर. सो इस तरह करके आप इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं. सो एक और बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि नॉर्मल न्यूनेटल थाइमस चेस्ट एक्सरे पे कैसा नज़र आएगा? सेल शेप्ड, सेल कहते हैं कश्ती को, जस्ट लाइक अ बोट. सही है, सेल शेप नज़र आएगा. और यहाँ पे न्यूनेटल का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एडल्ट में थाइमस इन्वॉल्यूट हो जाता है, तो इट फॉलोज एज रिलेटेड इन्वॉल्यूशन. सो यहाँ पे इस एक्सरे को अगर हम देखें तो यहाँ पे यू कैन अप्रिशिएट द थाइमस एज अ सेल शेप्ड थाइमस. लेकिन अगर कोई न्यू नेट है या बच्चा है और सिनेरियो में आता है कि उसके एक्सरे में थाइमस नहीं मिला, या फिर थाइमस जो है आइदर इट इज़ एब्सेंट और आइदर एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं हाइपोप्लास्टिक. सो ऐसी सिचुएशन में आपको पता है कि थाइमस मिसिंग है, तो यू थिंक ऑफ टू थिंग्स, आइदर इट विल बी अ केस ऑफ स्किड और इट विल बी अ केस ऑफ डाइजॉर्ज सिंड्रोम. अब देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं SCID को. सो स्किड है स्वेयर. अब स्वेयर से याद रखेंगे स्वेयर सिम्टम्स होंगी लाइक फेलियर टू थ्राइव. अपार्ट फ्रॉम दैट chronic diarrhea, thrush, and recurrent infections from almost everything, viruses, bacteria, parasites, fungus, हर किसी से recurrent infections हो रहे हैं. So it's a very severe disease. So ये सारे symptoms याद रखें. अगर thymus absent है, ये सारे symptoms आ रहे हैं, so the answer or the diagnosis is severe combined immunodeficiency. अब इसको combine क्यों बोल रहे हैं कि it is not only a disease of T cells but it is also a disease of B cells. और immunodeficiency से it is multifactorial, but one of the reason is the autosomal recessive inheritance pattern of an enzyme deficiency which is known as ADA deficiency. So अगर ये सिनेरियो सारा आएगा, एंड पे आपसे एंजाइम पूछेंगे, तो दैट एंजाइम वुड बी ADA which is एडिनोसिन डीअमाइनेज, तो उसकी डेफिशिएंसी होगी. सो अगेन ये सारा सिनेरियो विद फेलियर ऑफ थ्राइव, क्रॉनिक डायरिया, थ्रश, रिकरेंट इन्फेक्शंस, एब्सेंट थाइमस, इट इज स्किड. और स्किड में एंजाइम डेफिशिएंसी और भी हो सकती है, बट यहाँ पर ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न में इट इज़ एडिनोसिन डीअमाइनेज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो या तो ये सिनेरियो होगा एब्सेंट थाइमस के साथ, और देयर कैन बी डाइजॉर्ज सिंड्रोम. अब सिंड्रोम का मैंने पहले बताया हुआ था कि सिंड्रोम इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स. सो यहाँ पे जस्ट मेमोराइज वन निमोनिक which is catch-22. So catch-22 निमोनिक से हम सारे सिम्टम्स याद कर लेते हैं. वन इज़ ऑफ कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज़. सो कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज़ सीधी सीधी भी आपको बताई जा सकती हैं सिनेरियो में, और इट कैन ऑल्सो बी टोल्ड ऐसे कि कोई मर्मर है या कोई भी कार्डियक रिलेटेड इशू. ए से एबनॉर्मल फेसिस. सो एबनॉर्मल फेसिस इट विल बी एविडेंट इन द सिनेरियो. टी से हमारा थाइमिक एप्लेजिया है. C से we have cleft palate. H से we have hypocalcemia, and 22 is for 22q11 deletions. So इस तरह के अगर साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, सो ऑब्वियसली एब्सेंट थाइमस के साथ डाइजॉर्ज सिंड्रोम. अगर इस तरह के साइन एंड सिम्टम्स आते हैं एब्सेंट थाइमस के साथ, तो इट इज़ स्किड. अपार्ट फ्रॉम दैट थाइमस से एक चीज़ इंपॉर्टेंट है विच इज़ थाइमोमास. सो थाइमोमा इज़ बेसिकली न्यूप्लाज्म ऑफ थाइमस. सो इट इज़ अ न्यूप्लाज्म ऑफ थाइमिक एपिथेलियल सेल्स. सो जब भी थाइमोमा का जिक्र आए, जस्ट आंखें बंद करके क्लिक ऑन मायस्थीनिया ग्रेविस. सो मायस्थीनिया ग्रेविस का सिनेरियो होगा,
और उसके बाद एसोसिएशन में थाइमोमा, सो इट कैन गो दिस वे और इट कैन ऑल्सो गो दिस वे एज वेल, कि थाइमोमा हो गया और उसकी एसोसिएशन पूछ रहे हैं तो ऑब्वियसली इट्स मायस्थीनिया ग्रेविस। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इसकी एसोसिएशन है, इट कैन ऑल्सो बी विद सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम, एंड रीज़न यू नो कि थाइमोमा का मतलब है कि थाइमस का साइज़ बढ़ गया, एंड इट कैन कंप्रेस सुपीरियर वेना केवा टू कॉज सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम, एंड डिटेल्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन दिस CVS पैथोलॉजी लेक्चर। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इसकी एसोसिएशन है वो है रेड सेल एप्लेजिया, सो इट इज़ रिटन एज प्योर रेड सेल एप्लेजिया। सो जिस तरह कोई भी पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम होता है, लेट्स से रीनल सेल कार्सिनोमा में, इट स्टार्ट्स टू प्रोड्यूस एरिथ्रोपोएटिन दैट इज गोइंग टू रिजल्ट इन पॉलीसाइथीमिया। सिमिलरली थाइमोमा के साथ भी इट इज़ जस्ट लाइक सिमुलेशन वही है एक पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम वाली, कि थाइमोमा के साथ देयर इज अ सर्टेन इम्यून रिएक्शन जिसकी वजह से बोन मैरो रिस्ट्रिक्ट्स इटसेल्फ टू प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स। सो जब रेड ब्लड सेल्स नहीं होंगे तो एनीमिया हो जाएगा, तो एंड इट इज़ प्योर रेड सेल एप्लेजिया। सो जनरली प्योर रेड सेल एप्लेजिया जब भी डायग्नोस होते हैं तो उसमें हम थाइमस को चेक किए जाते हैं और थाइमस को बाद में रिमूव कर देते हैं और मोस्टली केसेस में ये क्योर हो जाते हैं। इसके साथ साथ ही देयर इज़ अनदर एसोसिएशन विच इज़ गुड सिंड्रोम। सो गुड सिंड्रोम ऑल्दो वेरी रेयर और कॉमन नहीं है उतना, बट इसको लिखने का मकसद ये है कि ताकि आपको पता चल जाए कि इट इज़ बेसिकली हाइपो गैमा ग्लोब्यूलिनीमिया। सो इसमें जितनी भी हमारे पास एंटीबॉडीज़ हैं, लेट्स से IgG या IgM या IgA, ये सारी की सारी कम हो जाती हैं। सो दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट थाइमस। सो मूविंग ऑन टू द स्प्लीन। स्प्लीन की लोकेशन बच्चे को पता है, इट इज़ प्रेजेंट इन द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट एंटीरोलेटरली to the left kidney, and it is protected by 9, 10 and 11 ribs. Very basic information. Now अब हम स्टार्ट करेंगे अपना इम्यूनोलॉजी वाला यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, कि सिंपली अगर स्प्लीनेक्टमी हो जाती है या हम स्प्लीनेक्टमी करते हैं किसी थेराप्यूटिक रीज़न की वजह से, या फिर सिकल सेल एनीमिया में एक सिचुएशन है ऑटोस्प्लीनेक्टमी। सो किसी भी तरह से अगर स्प्लीन मिसिंग है या स्प्लीन फंक्शनल नहीं है तो उसकी वजह से होता क्या है, तो सबसे पहले तो ये याद कर लें। वन इज़ इट इज़ गोइंग टू डिक्रीज द लेवल्स ऑफ IgM। जब IgM लेवल्स कम होंगे देयर विल बी अ डिक्रीज इन द कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। जब कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन कम होगा देयर विल बी अ डिक्रीज इन C3b ऑप्सोनाइजेशन, और जब ऑप्सोनाइजेशन नहीं होगी तो इट इज़ गोइंग टू रिजल्ट इन इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इनकैप्सुलेटेड organisms. Now to understand this, first understand that spleen has a white pulp and a red pulp. वाइट पल्प का काम है इम्यून फंक्शंस। जितने भी इम्यून फंक्शंस है स्प्लीन के वाइट पल्प में होते हैं, और जितने भी फिल्टरेशन रिलेटेड फंक्शंस हैं दे आर इन द रेड पल्प। अब वाइट पल्प और रेड पल्प के दरमियान में देयर इज़ अ मार्जिनल जोन। वो मार्जिनल जोन जो है दैट प्रोड्यूस IgM because it has B cells marginal zone में, and they are going to produce IgM antibodies. So let's say due to any reason if the spleen is missing or if the spleen is not functional, there is going to be a decrease in the levels of IgM as represented here. So अगर IgM कम होंगे तो इट इज़ गोइंग टू डिक्रीज द कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। सो जिस तरह हमारा कोगुलेशन कास्केड होता है उस तरह ही कॉम्प्लीमेंट कास्केड भी होता है। So this complement complement can be activated via a classic pathway or an alternative pathway. So IgM की वजह से जो complement activation होती है it is classic, तो ये भी आप याद रख लें। So basically होता क्या है कि जैसे ही IgM it binds to an antigen, जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होता है it is going to activate C1 complex.
सो C1 जैसे ही एक्टिवेट होता है, इट रिजल्ट्स इन द एक्टिवेशन ऑफ C2 and C4. So they are going to eventually activate C3, and C3 has two components, C3A and C3B. इस C3B का काम है ऑप्शनाइजेशन. ऑप्शनाइजेशन का मतलब है टैग कर देना, किसी चीज़ को मार्क कर देना, टू हेल्प द फैगोसाइट्स, ताकि इसको आइडेंटिफाई कर लें और इवेंचुअली इसकी इनगल्फ कर लें. सो जब IgM नहीं होगा, there will be a decrease in the classic complement activation, and eventually there will be a decrease in the C3b opsonization and tagging. So it results in increase in the susceptibility of encapsulated organisms. Now you know कि कौन कौन से इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका रिस्क बढ़ जाता है, जिसके लिए हमें वैक्सीनेशन लाजमी करनी पड़ती है. सो मोस्ट ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट वी हैव स्ट्रेप्टोकोकस pneumoniae, then we have Haemophilus influenzae, then we have Neisseria meningitidis, then we have beta hemolytic strep, and then we have Staph aureus and various other organisms. So इसलिए हम इन सब की वैक्सीनेशन कर देते हैं. अब स्प्लीनेक्टमी तो हो गई. अब स्प्लीनेक्टमी की वजह से होगा क्या? सो यहाँ पर हम देखेंगे कि व्हाट आर द पोस्ट स्प्लीनेक्टमी फाइंडिंग्स. सो इम्पॉर्टेंट पोस्ट स्प्लीनेक्टमी फाइंडिंग्स में वन इज़ हॉवल जॉली बॉडीज़. अब हॉवल जॉली बॉडीज़ बेसिकली क्या हैं? रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस का बच जाना. So it is simply nuclear remnants. अब nuclear remnants किस तरह के होते हैं? They are basophilic. So nuclear remnants inside the red blood cells, और normally they were removed via or through the red pulp मैक्रोफेजेस. और जब स्प्लीन नहीं होगी, सो ऑब्वियसली ये रेमनेंट्स रिमूव नहीं होंगे, तो रिजल्टिंग इन दी हॉवल जॉली बॉडीज़. सेकेंड थिंग इज़ टारगेट सेल्स. सो टारगेट सेल्स मिलेंगे. सो टारगेट सेल्स के लिए बेसिकली होते क्या हैं? दे आर बेसिकली बुल्स आई अपीयरेंस ऑफ द रेड ब्लड सेल. अब इसकी वजह क्या है? टारगेट सेल आते क्यों हैं? ड्यू टू इंक्रीज इन दी सरफेस एरिया relative to the volume of the cell. So obviously function of spleen is to decrease the surface area of the red blood cells, और जब ये नहीं हो पाएगा so there will be target cells. So target cells एक तो spleen की absence की वजह से होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट इसका बड़ा एक निमोनिक है, बड़ा फैंसी एंड बड़ा पॉपुलर निमोनिक है, विच इज़ हॉल्ट. सो नाउ यू पीपल विल टेल मी कि हॉल्ट किस किस सिचुएशन में हमें टारगेट सेल्स देखने को मिल सकते हैं. सो अपार्ट फ्रॉम दैट द अदर फाइंडिंग्स मे बी lymphocytosis and thrombocytosis evident from the fact कि इनकी sequestration कम हो जाएगी. that is why there will be an increase in the lymphocytosis and thrombocytosis. So let's appreciate this picture. This red pulp, its function is filtration. This white pulp, it is related to the immune function. तो इस white pulp के अंदर this right here is the follicle which contains the B cells. These are the arterioles. तो इन arterioles के साथ साथ जो सराउंडिंग एरिया है, दिस थोड़ा सा जो पेल कलर में है, दिस इज पेरी आर्ट्रियोलर लिम्फॉइड शीथ दैट कंटेन्स द टी सेल्स. सो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि बी सेल्स कहाँ पे होते हैं? फॉलिकल्स में. और टी सेल्स कहाँ पे होते हैं? स्प्लीन के अंदर, इन दी पेरी आर्ट्रियोलर लिम्फॉइड शीथ. तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ द मार्जिनल जोन. सो मार्जिनल जोन कहाँ पे होता है? इट इज़ बिटवीन द रेड पल्प एंड द वाइट पल्प. सो दिस राइट हेयर इज़ द रेड पल्प, और उससे नीचे लिम्फॉइड के नीचे जितना भी है, इट इज़ द वाइट पल्प. सो इस रेड पल्प और वाइट पल्प के दरमियान में जो ये वाली स्पेस है, दिस इज़ नोन एज द मार्जिनल जोन.
एंड मार्जिनल जोन इज़ बेसिकली द प्लेइंग फील्ड ऑफ स्प्लीन। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जितने भी APCs हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, दे कैप्चर एंटीजन्स फॉर recognition by lymphocytes. So this is all you need to know about spleen. So moving on to the next, which is lymph node. So lymph node के बारे में याद रखें कि it has many afferents. So देखो कितने ज़्यादा afferents हैं। afferent मतलब coming towards the organ, और सिर्फ यहाँ पे एक efferent है। in some cases there may be more than one efferent as well, but generally there are many afferents but only one efferent। बाकियों की तरह it also has a capsule, ठीक है, तो ये कैप्सूल भी इसका है। और आगे अगर हम चलें तो इट ऑल्सो हैज़ दिस ट्रेबिकुलाई ड्यू टू इन्वेजिनेशन, और जो अंदर कोई घुस रहा है कैप्सूल उसकी वजह से। सो इट हैज़ मैनी afferents, सिंगल efferent, इट हैज़ अ कैप्सूल एंड ट्रेबिकुलाई। थोड़ा सा आगे चलें तो इसके अगर हम यहीं पे देख लेते हैं, इसी पिक्चर से कवर कर लेते हैं। इट हैज़ प्राइमरी फॉलिकल्स एंड सेकेंडरी फॉलिकल्स। तो ये देखें जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं ये वाले छोटे से, ये डेंस है, इट इज़ कलरफुल, ये सारे का सारा कलर्ड है, इट इज़ डेंस। अब यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल से याद रखें, इट इज़ डेंस बट साइलेंट। दिस सेकेंडरी फॉलिकल, इट इज़ पेल एट द सेंटर, ठीक है, इट इज़ अ पेल जर्मिनल सेंटर, बट दिस इज़ द एक्टिव पार्ट ऑफ द लिम्फ नोड। अब यहाँ पर एक चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि दिस आउटर एरिया, ये सारे का सारा, दिस इज़ द कॉर्टेक्स, ओके, एंड दिस इनर वन इज़ द मेड्यूला। सो इस कॉर्टेक्स और मेड्यूला के दरमियान में ये वाली जो स्पेस है, दिस इज़ द पैरा कॉर्टेक्स, ठीक है। सो पैरा कॉर्टेक्स को आपने एक दफ़ा आइडेंटिफाई कर लेना है। दिस पैरा कॉर्टेक्स इट कंटेन्स द T cells, ये बात याद रखनी है। द पैरा कॉर्टेक्स ऑफ द लिम्फ नोड्स कंटेन्स T cells। सो अगेन अगर ये पैरा कॉर्टेक्स जो है, इफ़ दिस पैरा कॉर्टेक्स इज़ अंडर डेवलप्ड, it is maybe underdeveloped in DiGeorge syndrome, and if it is enlarged, this paracortex, if it is enlarged, there may be an ongoing infection. So this is all you need to know about these organs.